हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग आवास फाइनेंसियर्स के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। बेसिकली ये होम लोन देने वाली कंपनी है, लेकिन ये लगातार रिजल्ट देने के बाद भी, अच्छी रिजल्ट देने के बाद भी काफ़ी दिनों से पिटी हुई है। ऐसे तो बैंक भी होम लोन देती है, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई बैंक, बहुत सारे बैंक्स है और बहुत सारी एनबीएफसी भी है जो लोन प्रोवाइड करती है। लेकिन आवास में ऐसा क्या खास है जिसमें मुझे लगता है कि इसमें काफ़ी अच्छा खासा अपसाइड पोटेंशियल है? इसके बारे में हम आज डिटेल्स में बात करेंगे। वैसे तो होम लोन देने के लिए बैंक्स भी है, एनबीएफसी भी है, लेकिन एनबीएफसी के पास एक एज ये होती है कि इसके पास बहुत सारे फॉर्मेलिटीज़ करने के लिए नहीं होती है जो बैंक्स के पास होती है। तो ये आवास जनरली उन लोगों को टारगेट करती है जो एम्प्लॉयड नहीं है, जो छोटे छोटे बिजनेस करते हैं, जो एमएसएमई सेक्टर में होते हैं, जिनका जो आईटीआर रिटर्न होता है वो बहुत स्ट्रोंग नहीं होता है। तो बेसिकली ऐसे लोग बहुत सारे होते हैं जो बिजनेसमैन हैं और वो घर बनाना चाहते हैं, तो वैसे लोग अगर बैंक में जाएंगे तो उन्हें होम लोन मिलने की चांसेस कम रहती है। तो आवास उन्हीं लोगों को टारगेट करता है और ये इनका जो मार्केट में पेनिट्रेशन है वो काफ़ी अच्छा है। आप इसके एनुअल रिपोर्ट में भी ये देख सकते हैं कि ये आंकड़ा लगातार बढ़ते ही जा रहा है। तो इसे हम लोग डिटेल्स में आगे देखेंगे इसके फाइनेंशियल एनालिसिस पे। तो ये बेसिकली आवास फाइनेंसेस का ये वेबसाइट है जिसमें ये क्लियरली दिया हुआ है कि होम लोन प्रोडक्ट में क्या क्या है। जैसे कंस्ट्रक्शन के लिए देते हैं, एमएसएमई के लिए है, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट है, इम्प्रूवमेंट के लिए है, बहुत सारे तरह के लोन ये प्रोवाइड करती है। तो ये हुआ इसका छोटा सा बिजनेस ओवरव्यू। अब हम लोग इसके फाइनेंशियल ओवरव्यू में आते हैं और इसके लिए हम इसके स्किनर.इन में आते हैं। इसे मैंने पहले से खोल रखा है और ये आवास फाइनेंसियर्स लिमिटेड का स्क्रीन में हम देख सकते हैं कि इसके सारी डिटेल्स है। तो सबसे पहले हम पहले भी बात किए, हम लोग रेशियोज की बात करेंगे। और फंडामेंटल ट्रेडिंग की खास बात यह है कि हमें इसमें सारी चीज़ों को कवर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमें इसमें उन्हीं सारी चीज़ों को कवर करनी है जो स्विंग ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड है। तो इसमें सबसे पहला आता है मार्केट कैप। मार्केट कैप है 14,000 करोड़ रुपया, जो कि मिड कैप कैटेगरी में आ सकता है। हालांकि अब ये काफ़ी स्टॉक्स के शेयर ऊपर चले गए हैं, तो ये कुछ दिनों के बाद हो सकता है, अगर 15,000 करोड़ ही रहा तो ये स्मॉल कैप में भी आ सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें अपसाइड पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है, तो इसे हम लोग अभी मिड कैप कैटेगरी में रख सकते हैं। मार्केट कैप के बाद हम इसमें फ्री फ्लोट देखते हैं। तो फ्री फ्लोट देखने के लिए हम इसमें देखते हैं प्रोमोटर की होल्डिंग कितनी है। तो प्रोमोटर की होल्डिंग 26.5% है। तो यहाँ पर इसकी जो फ्री फ्लोट है वो काफ़ी अच्छा है, 73% के आसपास में, जो बहुत ज़्यादा है, जो मार्केट में अच्छी खासी लिक्विडिटी देती है, जो स्विंग ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा है। अब इसके बाद हम आते हैं स्टॉक के पी पे। स्टॉक का पी जनरली हम पीयर से कंपेयर करते हैं। पीयर से कंपेयर करने के साथ साथ हम बिजनेसेस को भी समझते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बिजनेसेस बहुत अलग अलग होती है, लेकिन चूंकि सेम कैटेगरी में होने की वजह से पीयर्स को हम कंपेयर करते हैं। तो ये काफ़ी सब्जेक्टिव टॉपिक है और ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, तो इसे हम बाद में देखेंगे। और इसमें आर ओ सी आर ओ ई इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। और इसमें दूसरा चीज़ आता है डेप्थ टू इक्विटी। लेकिन ये चूंकि एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, तो इसमें बेसिकली हम डेप्थ टू इक्विटी को अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। अगर बैंक या एनबीएफसी ना हो तो यहाँ पे डेप्थ टू इक्विटी जितनी कम हो उतनी अच्छी है, लेकिन बैंक्स और एनबीएफसी के केस में डेप्थ टू इक्विटी जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा होता है। इसे हम इसके कैश फ्लो से भी समझ सकते हैं। तो खैर, रेशियोज़ को देखने से यहाँ पे हमें पता नहीं चल रहा ठीक से कि काफ़ी अच्छा है या नहीं, लेकिन हाँ, इसमें एक चीज़ अच्छी है कि इसमें लिक्विडिटी अच्छी है। तो अब हम कंपनी के पीयर्स में आते हैं। तो पीएस में यहाँ पे बजाज हाउसिंग है, एलआईसी है, पीएनबी है, और इसमें बहुत अलग अलग तरह के सबका पी रेशियो है। तो यहाँ से ये जज कर पाना काफ़ी मुश्किल है कि ये 25 का जो रेशियो है वो सही है या नहीं। इसे जज करने के लिए हम इसके आगे डिटेल्स में क्वार्टर रिजल्ट्स एंड बैलेंस शीट को समझेंगे, तब हमें समझ में आएगा कि इसका जो पी रेशियो है सही है या नहीं। अब फंडामेंटल ट्रेडिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्वार्टर रिजल्ट्स पे आते हैं। ये सबसे मायने यही डिसाइड करता है कि किसी भी कंपनी में हमें एंट्री करनी है या नहीं। ये सबसे पहला स्टेप होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो रेवेन्यू है मार्च 2025 का, वो रेवेन्यू यहाँ पे हाईएस्ट एवर है, 636 है। इससे पहले इतना रेवेन्यू कभी नहीं हुआ। फाइनेंशियल प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे ये भी हाईएस्ट एवर है, 200 करोड़ का आंकड़ा पहली बार पार किया है। फाइनेंशियल मार्जिन थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन 32% मार्जिन ये काफ़ी अच्छा है। और नेट प्रॉफिट की जब बात करें हम टैक्स देने के बाद, वो भी काफ़ी अच्छी है। तो ओवरऑल हम देखें कि इसकी जो क्वार्टर रिजल्ट है वो काफ़ी सुपर्ब है। रेवेन्यू हाईएस्ट एवर है, प्रॉफिट भी हाईएस्ट एवर है। अब हम इसके एनुअल प्रॉफिट एंड लॉस पे आते हैं। दोस्तों, जब क्वार्टर रिजल्ट काफ़ी अच्छी हो तो हमें उसमें ये समझना है कि उसमें एक मोमेंटम अच्छी खासी आ सकती है।
और ये जो एनुअल स्टेटमेंट है, जो प्रॉफिट एंड लॉस है ईयरली, इससे हम ये समझ सकते हैं कि बॉटम बन चुकी है। अगर इसमें हाईएस्ट एवर रिजल्ट हो तो हमें ये समझना चाहिए कि एक अच्छा खासा सपोर्ट बन सकता है। तो यहाँ पे जो रेवेन्यू है, ये अगर आप देखें तो लगातार बढ़ रही है, और इस बार ये सबसे हाईएस्ट है, 2300 करोड़ का है। और इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें, क्योंकि नेट प्रॉफिट जो है वो टैक्स के बाद होती है, तो टैक्स वेरिएबल भी हो सकता है, कभी 18% है, कभी 22% है, कभी 34% है। लेकिन जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो लगभग स्मूथ होती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो 733 करोड़ का है, जो कि काफ़ी अच्छा है। तो हमने देखा कि यहाँ पर क्वार्टर रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छी है और एनुअल रिजल्ट भी अच्छी है। तो यहाँ पर डाउनसाइड की जो पोटेंशियल है वो काफ़ी कम है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि इसका चार्ट पैटर्न क्या कहता है। तो यहाँ से हम ये जज कर सकते हैं कि इसमें एंट्री की चांसेस बन सकती है, लेकिन इसका बैलेंस शीट को देखना हमें भूलना नहीं है, क्योंकि बैलेंस शीट बहुत मायने रखती है। अब बैलेंस शीट जो एनबीएफसी कंपनी की होती है वो बाकी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी से अलग होती है। तो यहाँ पर जो इक्विटी कैपिटल है ये लगभग लगभग ठीक ठाक है, 79 करोड़ काफ़ी दिनों से है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट ने डाइल्यूट नहीं किया है, शेयर को डाइल्यूट नहीं किया है कैपिटल एक्सपेंशन करने के लिए। रिजर्व्स की बात करें तो लगातार बढ़ रही है, जो बहुत अच्छी है। बोरोइंग भी लगातार बढ़ रही है और अच्छी बात है, क्योंकि जितना ज़्यादा बोरो करेगी कंपनी उतना ज़्यादा लोन दे सकती है। तो यहाँ पर इसके फिक्स एसेट भी बढ़ रही है। तो फिक्स एसेट एनबीएफसी के केस में बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती, क्योंकि इसके मेन पर्पस है यहाँ पर सर्विस प्रोवाइड करना, ना कि कोई मशीन्स खरीदना। तो फिक्स एसेट में यहाँ पे ग्रोथ जनरली आपको नज़र नहीं आएगी। तो बैलेंस शीट काफ़ी सुपर्ब है, और यहाँ से हम कह सकते हैं कि इसका जो पी रेशियो 25 का है वो अंडर वैल्यूड है, क्योंकि इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग रिजल्ट होना, बैलेंस शीट का अच्छा होना और पी रेशियो का 25 होना, ये लगता है कि ठीक ठाक है। लेकिन इसके बाद भी हम लोग इसके चार्ट पैटर्न पे आएंगे, वो हम लोग बाद में देखेंगे। कैश फ्लो की बात करें तो एनबीएफसी के केस में अगर इसमें नेट कैश फ्लो प्लस हो या माइनस हो, इसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, लेकिन अगर प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी होती, जैसे एफएमसीजी होती, कार मेकिंग कंपनी होती, या फिर मेडिकल कंपनी होती, फार्मा कंपनी होती, तो उसमें नेट कैश फ्लो लगातार नेगेटिव होना बहुत ही कंसर्न की बात होती है। तो खैर, अब हम इसके लास्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न जनरली ये बताता है कि कंपनी में स्ट्रॉन्ग हैंड के पास में कितना शेयर है और वीक हैंड के पास में कितना शेयर है। तो यहाँ पर अचानक से हमें दिखता है कि पब्लिक के पास में 14% से जंप होकर 33% चला गया। लेकिन हमें पब्लिक में भी देखनी है कि ये रिटेलर्स के पास में है या फिर एचएनआई के पास में है। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि एक्विलो हाउस प्राइवेट लिमिटेड के पास इन्होंने 22% की शेयर यहाँ खरीदी है, और इसे डीआईआई या एफआईआई में नहीं रखा गया है। तो अगर हम इससे माइनस करें तो ये लगभग लगभग 11% से भी कम आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर दिसंबर क्वार्टर से मार्च क्वार्टर में 3% का जो ये शेयर है वो स्ट्रॉन्ग हैंड ने धीरे धीरे एक्यूमुलेट किया है। तो इससे ये लग रहा है कि आने वाले टाइम पे इस शेयर में अपसाइड की पोटेंशियल ज़्यादा है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग हैंड वीक हैंड से धीरे धीरे यहाँ पर माल एक्यूमुलेट किए हैं। तो फाइनेंशियल एनालिसिस में हमने देखा कि इसके रेशियोज ठीक ठाक है, क्वार्टर्स रिजल्ट काफ़ी अच्छी है, प्रॉफिट एंड जो लॉस है, आई मीन एनुअल रिजल्ट, ये भी बहुत अच्छी है, बैलेंस शीट भी अच्छी है। कैश फ्लो से हम कुछ जज नहीं कर सकते हैं, और शेयर होल्डिंग पैटर्न से ये कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग हैंड के पास में शेयर ज़्यादा चला गया है। तो यहाँ से फाइनेंशियली ये काफ़ी सुपर्ब है, और इसमें अगर जेन्युइनली एंट्री का पोजीशन बनती है तो इसमें एंट्री लेनी चाहिए। तो अब हम इसके चार्ट पैटर्न एनालिसिस में आते हैं। तो हम अब tradingview.com ओपन किए हैं, इसमें आवाज़ पहले से मैंने खोल के रखा है। अब यहाँ पे ऐसा चार्ट पैटर्न देख के समझ में नहीं आएगा कि कहता क्या है, लेकिन अगर लगातार आप ट्रेडिंग करते हैं, आप एनालिसिस करते हैं, तो आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगेगी कि ये पैटर्न कैसा बन रहा है। तो यहाँ पर ये कम्प्लेक्स रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। अगर कम्प्लेक्स ना भी बने तो यहाँ पे ये रिवर्स हेड एंड शोल्डर बनेगा। तो हम लोग इसमें देखते हैं कि इसका इसमें हम लोग पहले पैटर्न बनाते हैं, फिर इसमें अपसाइड पोटेंशियल निकालते ही कितना आएगा। तो बेसिकली हम यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं जो इसी लाइन से गुजर रहा है, जो आज का करंट मार्केट प्राइस है। अब यहाँ पर हमें एक पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। इसे हम कॉम्प्लेक्स कव विथ हैंडल पैटर्न कह सकते हैं। आपके दिमाग में आया कि यहाँ भी तो टच किया, आप यहाँ भी बना सकते थे, लेकिन ये इतना नैरो है कि इसे हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। एक लंबा टाइम तक अगर इस जगह पे रहे तो हम उसको वहाँ पे हम ड्रॉ कर सकते थे, तो इसको हम लोग यहाँ पे नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये कम्प्लेक्स कव विथ हैंडल है, ये रिवर्स हेड एंड शोल्डर है। अब हम इसमें अपसाइड पोटेंशियल निकालते हैं। तो जब इसमें अपसाइड पोटेंशियल निकालते हैं तो यहाँ पर जो हेड होता है उसका बॉटम से
हम लोग कैलकुलेट करते हैं। मैंने पहले भी डिटेल्स में बताया है कि हम लोग कैसे बॉटम से ही क्यों लेते हैं, इसका अरिथमेटिक मीन क्या होता है। आप लोग मेरा चार्ट पैटर्न एनालिसिस का वीडियो देखिए, आपको उसमें डिटेल्स में समझ में आएगा कि चीज़ें काम कैसे करती है। तो ये यहाँ से अपसाइड पोटेंशियल निकलता है, वो आता है 2305 रुपये का, और ये जो है यहाँ से 26% का आता है। और फाइनेंशियल एनालिसिस में हमने देखा था कि जो अभी की रिजल्ट है वो हाईएस्ट एवर है, और जो इसका हाईएस्ट एवर शेयर है वो यहाँ पर है फरवरी 2022 का। तो फरवरी 2022 का हम लोग यहाँ पर क्वार्टर रिजल्ट देखते हैं। तो यहाँ पर फरवरी 22 का यहाँ पे मार्च में आ रहा है, ठीक है। मार्च में भी देखते हैं, तो इसका जो रेवेन्यू है वो 365 का है, और जो यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो 146 का है। और अभी जो करंट सिनेरियो है इससे लगभग डबल 636 है रेवेन्यू में, और जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है ये लगभग 40% ज़्यादा है। लेकिन जब शेयर की बात करें तो ऊपर से काफ़ी ज़्यादा पिटी हुई है। अगर हम लोग ऊपर से देखा जाए टॉप से, तो ये लगभग 45% पिटी हुई है। और जब 45% पिटी हुई है, लेकिन शेयर का लगातार यहाँ ये रिजल्ट्स का लगातार बेहतर होना और शेयर का इतना पिटना, मुझे यहाँ पे लगता है कि इसमें डाउनसाइड पोटेंशियल काफ़ी लिमिटेड है और अपसाइड पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा यहाँ पर जो बड़े बड़े जो कैंडल्स बन रहे हैं, एक दो यहाँ पर जो एक छोटा सा बना है यहाँ पे, ये बताता है कि यहाँ पे हैवी एक्यूमुलेशन हुआ है। तो मुझे लगता है कि अगर ये टारगेट 1 साल के अंदर भी आता है तो ये ठीक ठाक रिटर्न माना जाएगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पे बता दूँ कि आवाज़ मैं यहाँ पे एनालिसिस किया हूँ आवाज़ फाइनेंसेस के बारे में, लेकिन इसमें मेरा कोई भी बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस करके ये बताना चाहता हूँ कि स्टॉक्स को एनालिसिस कैसे करते हैं, पैटर्न कैसे समझते हैं, और हमें किसी भी स्टॉक्स में कैसे पेशेंटली होल्ड करना चाहिए। थैंक यू।